जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो फिर से मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लिए हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या कह सकते हैं आंदोलन। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं और जो भी प्रश्न होंगे उसके सारे डिटेल भी इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई है। आप इसे देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में भी मदद करिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जितने सारी क्लासें हो रही है उस सारी क्लास की पीडीएफ जो है और क्यूज भी वहां पे हो रही है, आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो थोड़ा सा यहाँ पे तो यहाँ पे ए विकल्प कह रहा है कि कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग, ये हो सकता है इसका परिणाम कि जालियांवाला बाग का। या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव और पंजाब में अस्थायी शांति। और डी विकल्प कह रहा है कि सेवा में जनरल डायर का निलंबन। तो यहाँ पे जो है बताना है कि जो जालियांवाला जो बाग हुआ था नरसंहार के जो रिजल्ट मिले थे उसमें से कौन से रिजल्ट जो है ये नहीं हुए। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि पंजाब में अस्थायी शांति दिया है जो कि यहाँ पे क्या है गलत है। ये जो है जालियांवाला बाग से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो ए बी और डी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, नहीं पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर जो है इसमें सी होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो था उसका जो मुख्य कारण था वह था रॉलेट एक्ट को माना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य कारण था वह था रॉलेट एक्ट। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसी में से आपको रॉलेट एक्ट दिख जाएगा, तो इसको आपको सही करना होगा। ओके, ये भी पॉइंट को याद करना होगा कि जो रॉलेट एक्ट है इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को किस कानून के नाम से जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ओके, इसके आगे देखिए, इसके जो अलावा ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय गतिविधियों को रोकने के लिए कई कानून बनाए। जो ब्रिटिश सरकार था, ये जो रॉलेट एक्ट कानून बना था, इसको रोकने के लिए उनके द्वारा जो है अथक प्रयास किया गया। मतलब बहुत सारे कानून को बनाया गया जिससे देश में डर का माहौल पैदा किया जा सके। मतलब उन लोग का जो ब्रिटिश सरकार का जो कथन था कि हम लोग को ऐसा गतिविधि बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जो इंडिया के लोग हैं यहाँ पे डर का माहौल पैदा किया जा सके, हम लोग से वे जो है डरे। ब्रिटिश सरकार को यह भी भय था कि अगर भारत में चल रहे देशद्रोही और गतिविधियों के कारण उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। वे जो है इस बात को, ये भी बात, दोनों बात को सोच रहे थे कि हम लोग को कानून बनाना चाहिए जिससे यहाँ के लोग डरे, और उनको ये भी डर हो गया था कि अगर भारत में ये देशद्रोही गतिविधियां के कारण अगर उनका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ सकता है। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर करें तो क्या हमारा जो अस्तित्व है यहाँ से मिट सकता है या नहीं मिट सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। जो रॉलेट एक्ट है इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अक्सर एक एक पॉइंट को बताते हैं, वह बहुत अच्छे तरीक़ा से बताते हैं, वह आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। आज की लेक्चर थोड़ी सी तो लंबी होगी क्योंकि हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। तो रॉलेट एक्ट जो है ये 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था, और जो रॉलेट एक्ट है इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को ध्वस्त करने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था।
समझ में आ गया आप लोग को कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं उसी को ध्वस्त करने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट को 10 मार्च 1919 में इसको पारित किया गया था। ओके, इसके आगे है कि रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉलेट एक्ट जब हुआ था 1919 में, तो उस समय जो अंग्रेजों का सरकार था और उसका जो अधिकार प्राप्त, मतलब उसका अधिकार सक्षम रूप से कह सकते हैं उसको प्राप्त था, वह किसी भी भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकता था। इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा, जिसका भारत में जबरदस्त तरीकों से विरोध हुआ कि हाँ भाई, आप मेरे को बिना कुछ किए आप हमको कैसे जेल में बंद कर सकते हैं। इसलिए भारत में इसका बहुत जबरदस्त जो है विरोध हुआ था। ये कानून जो है सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव के आधार पर बनाया गया था। इस कानून को जो है सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट, इसके कानून की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के कारण क्या थे। तो समझ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहुंच गई। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली रियासतें, केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना और उपरोक्त कारणों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के कारण केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, ये जो है राइट आंसर हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। अब ध्यान से देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन के जो खिलाफत जो आंदोलन है इसके बहुत सारे कारण है। प्रमुख कारण है, अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा जो कह सकते हैं सुल्तान, जिसको हम धार्मिक गुरु कहते थे, उनको अपदस्थ कर दिया। और प्रथम युद्ध में तुर्की के सुल्तान ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया था और भारतीय मुसलमान जो थे वह ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से क्या हुए थे, संसिक्त हो चुके थे। तो खिलाफत आंदोलन की ये सारे कारण हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, प्रश्न पूछा भी जाएगा। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी जो है यूके में सत्ता थी, मतलब यूके में अपना सत्ता बनाई थी। उदार, कौन सी सत्ता बनाई थी, उदार, अपरिवर्तनवादी, श्रम, और डी कह रहा है कि कोई पार्टी नहीं, क्योंकि वहां एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा श्रम। भारत के स्वतंत्रता होने पर जो यह श्रम पार्टी है यह यूके में अपना सत्ता को स्थापित करी थी। ओके, चौथा यहाँ पे जो प्रश्न है कि केंद्र में अंतरिम सरकार का जो गठन है 1946 में किया गया था। इसमें से देखना है कि कौन सा राइट आंसर जो है हो रहा है। तो यहाँ पे ए विकल्प कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले जो है ये अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था, कि कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, कि क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये अंतरिम सरकार क्या होता है। तो 25 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा, डेट जो है इसको आपको ध्यान में रख कर चलना होगा, क्योंकि 25 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश के संक्रमण की निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब? 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 25 अगस्त 1946 को। ओके, यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन जो है
ये क्या होगा, तो क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन माना जाता है। क्रिप्स मिशन ध्यान रखना होगा, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन है जो मार्च 1942 में प्रारंभ हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या है भैया, तो इसका जो उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का, इसका जो उद्देश्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। इसका मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान में रखना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। और यहाँ पे बताया गया कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। याद करना होगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष पूछा जाता है, तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ओके, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता और मंत्री माने जाते थे। कौन, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव और वरिष्ठ राजनेता और मंत्री भी थे। ओके, ध्यान रखना होगा आप लोग को। 5 जो प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन और रामसे मैकडोनाल्ड। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा बी जो होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा क्लेमेंट एटली। उस समय जो थे भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो उस समय जो यूके के जो प्रधानमंत्री थे वह थे क्लेमेंट एटली। ओके, यहाँ पे देखिए क्लेमेंट एटली जो थे यह 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ओके, और क्लेमेंट एटली 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के भी नेता थे। याद करना होगा आप लोग, 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता कौन थे, तो क्लेमेंट एटली। और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके बोलते थे उसके पहले वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सारी चीज क्लियर हो गए। आगे देखिए प्रश्न 6 जो प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं सीधे अली ब्रदर्स के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए खिलाफत जो आंदोलन है ये भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत था। खिलाफत आंदोलन भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत था जो 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत के जितने सारे मुस्लिम समुदाय थे उसके बीच एकीकरण के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। ओके, क्लियर हो गया। और इसमें जो थे शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के जब हुआ था उसका नेतृत्व जो है कौन कौन से जो है नेताओं के द्वारा किया गया था, कौन कौन से जो है किए थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए जो 7 प्रश्न है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम कौन सा जो है सुधार हुआ, किसके अनुसार किया गया था, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार। इसके अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था मोंटेग-चेम्स सुधार आंदोलन के तहत। ओके, अब ये देखिए क्या होता है, तो वर्ष 1919 में भारत परिषद अधिनियम जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, याद करना होगा, वर्ष 1919 में भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसी को लाया गया था। और इसी अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। और आगे देख लिए गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में पहली बार
भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था वोट देने के लिए और केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी उस समय प्रदान किए गए थे। तो उस समय जो है सबसे पहले भारत के जितने भी प्रतिनिधि थे उनको पहली बार वोट देने का अपना अधिकार मिला था। ओके, इसके बाद देखिए 8 प्रश्न जो है यहाँ पे कि अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की थी? मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम के अंतर्गत, मोंटागो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है 1919 के अंतर्गत। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत को किया गया था। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत के वर्तमान संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वह है 1935 का अधिनियम है। अभी भी 1935 का जो अधिनियम है हमारे देश में चलता है और भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव भी रखी गई है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई है और संघ की जो इकाइयाँ है उसकी इकाइयाँ जो मानी गई है 2 मानी गई है। कौन कौन सा? एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें, 2 जो है यहाँ की इकाइयाँ है, संघ की इकाइयाँ है 2। ओके, और संघीय व्यवस्था जो है कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि संघीय व्यवस्था जो है अपने अस्तित्व में कभी नहीं आ पाया क्योंकि जो देसी रियासतें थी इसमें शामिल होने से पहले ही मना कर दिया, जिसकी वजह से संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि पाकिस्तान का जो प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था, कहाँ पे? जो पाकिस्तान का जो प्रसिद्ध प्रस्ताव था उसको किस जगह पर पारित किया गया था? तो राइट आंसर जो होगा ए जो होगा राइट आंसर होगा लाहौर में इसको पारित किया गया था। कहाँ पे पारित किया गया था? तो लाहौर में। ओके, देखिए 23 मार्च 1940 डेट आपको जरूर बताते चल रहे हैं, याद करना होगा। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के इस्लामी गणतंत्रों को पाकिस्तान के प्रभुत्व की स्थिति परिवर्तन के दौरान पाकिस्तान के पहले संविधान को अपनाया गया था 23 मार्च 1956 को। ओके, यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जिसको बोलते हैं किस शस्त्र में पूर्ण स्वराज जिसको हम बोलते हैं पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ए राइट आंसर होगा लाहौर 1929 में। कब अपना लक्ष्य को घोषित किया था? तो लाहौर में किया था। कब? तो 1929 में, लाहौर 1929। ओके, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जब हुआ था दिसंबर 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। कौन? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। ओके, 11 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यह सही होगा, रॉलेट एक्ट अधिनियम। ये जो घटनाएं थी जालियांवाला बाग हत्याकांड से ये पहले ही ये घटनाएं घट चुकी थी, रॉलेट एक्ट अधिनियम। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर की हत्या में जनरल माइकल ओ डायर ने रॉलेट अधिनियम के विरोध में जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसी में रॉलेट एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय सरकार को किसी भी विरुद्ध या बिना वारंटी जारी किए तलाशी लेना और किसी भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर उसका अधिकार प्रदान कर दिया गया था। मतलब बिना वारंट के ही गिरफ्तार करने का अधिकार उनको प्रदान कर दिया गया था, बिना वारंट के, बिना कुछ किए। ओके, और यहाँ पे बताया गया है कि जो रॉलेट एक्ट के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार को भी रद्द कर दिया गया था। तो उस समय बहुत स्थिति खराब थी, तो बहुत सारे हमारे नेताओं ने हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान करने में बहुत अपनी अहम भूमिकाएं अदा किए हैं। उनकी आज हम लोग बहुत कामना करते हैं। तो 12 जो प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन जो है इसको नियुक्त किया गया था कब?
मतलब कौन सी घटनाएं में, तो जब जो है हंटर कमीशन जो है जालियांवाला बाग त्रासदी के समय इसको नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा 1919 का जो हंटर एजुकेशन कमीशन है ये था दूसरा, कौन सा 1919 का हंटर एजुकेशन, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति कहा जाता है। इसे याद करना होगा, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति कहा जाता है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हुई जो क्रूर और अमानवीय घटना की जांच के लिए ये नियुक्त किया गया था हंटर एजुकेशन कमीशन। और 1882 के हंटर कमीशन की जो अध्यक्षता थे वह सर विलियम हंटर ने किया था। याद करना होगा, हंटर कमीशन की अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो सर विलियम हंटर किए थे। कब, तो 1882 में। क्लियर। 13 जो प्रश्न है कि किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है। यह मतलब एक बार जो ये कथन को बोला गया है, कहा गया है, ये कथन किस राजनेता के द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस बात को कहा गया है कि नेहरू एक भक्त है जबकि जीना जो है एक राजनीतिज्ञ है। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए जो यहाँ पे पॉइंट है कि सर मोहम्मद इकबाल ने उद्धृत किया है कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है। अब सर मोहम्मद इकबाल के जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 9 नवंबर 1877 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सियालकोट में हुआ है जो पाकिस्तान में है। और इनकी जो मृत्यु हुआ है 21 अप्रैल 1938 को मृत्यु उनका हो गया है लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है जी? तो पाकिस्तान में। ओके, मोहम्मद इकबाल जो है मसौदी अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता था। किनकी? तो मोहम्मद इकबाल की। ओके, और इकबाल के दादा सहज सप्रू हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सियालकोट में आ गए थे। ओके, 14 जो प्रश्न है कि किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो राइट आंसर जो होगा ये ए ऑप्शन होगा, रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। आपको समझाए भी थे, उसी को बोला जाता है ब्लैक बिल, इंग्लिश में यहाँ पे बताया गया। ओके, देखिए यहाँ पे मेरे द्वारा बताने का प्रयास है कि रॉलेट अधिनियम जो है 1919 में सर सिडनी रॉलेट की सिफारिश के द्वारा इसको पारित किया गया था और मार्च 1919 में इसे कानून बनाया गया था। और महात्मा गांधी जी कहे थे कि यह अधिनियम जो है ब्लैक अधिनियम या कह सकते हैं ब्लैक बिल था। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा है कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन से होगा अवध। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में अपनी बातें जो है ये कही है? तो अवध राज्य के बारे में ये बातें को कही है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए अवध साम्राज्य को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक चेरी कहा जाता है। और सटीक होने के लिए 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए 16 जो प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी प्रश्न यहाँ पे आ गया है। सिपाही विद्रोह क्या होता है और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था साथियों? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पे सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था, कब हुआ था? सैन्य विद्रोह के दौरान लॉर्ड जो कैनिंग थे ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न मेरे द्वारा अपना लिए हैं कि जो भैया सिपाही विद्रोह जो है कब और क्यों हुआ था, इसको भी तो जानना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट को।
क्योंकि बैरकपुर छावनी के एक सिपाही जो थे वह थे मंगल पांडे। ये 19 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिए थे। अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल और ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या भी कर दी थी। कौन? तो यहाँ पे देख सकते हैं मंगल पांडे। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से माना कर सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे शुरू हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सिपाही विद्रोह उसी को नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे जो प्रश्न अगला है कि 17 के निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया था और न ही मारा गया था। अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है बी जो हो रहा है ये राइट आंसर हो गया नाना साहब। अंग्रेजों द्वारा जो थे ये न तो पकड़े गए थे और न ही मारे गए थे। कौन? तो नाना साहब। अब नाना साहब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नाना साहब जो हैं ये 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। इनका मूल नाम धोंडू पंत था और ये जो थे स्वतंत्रता संग्राम में ये कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना नेतृत्व चला रहे थे। कौन? तो नाना साहब। ओके, 18 जो प्रश्न है यहाँ पे कि झांसी जिसको हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश नेताओं का नेतृत्व जो है किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 18 का जो ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर होगा ह्यूग रोज। जरूर याद करना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली जो ब्रिटिश सेनाओं का जो नेतृत्व उस समय किया था, कौन किया था भैया? तो ह्यूग रोज ने किया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे ह्यूग रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोपे को पराजित किया था। ओके, और फील्ड मार्शल जो ह्यूग हेनरी है इसके बारे में देख लीजिए। ये प्रथम बैरन स्टैर्थनन जिसबी GCSI PC ये सब थे और 6 अप्रैल 1801 और 16 अक्टूबर 1885 में इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिटिश सेना अधिकारी भी थे। कौन? तो ह्यूग हेनरी रोज। इन्होंने तुर्क सेना के एक सैन्य सलाहकार के रूप में सेवा किए थे। कौन? तब रोज थे, जो मिस्र ओटोमन युद्ध के दौरान सीरिया से मेटेट अली की सेना के निष्कासन को सुरक्षित करने की मांग भी कर रहे थे। इसके बाद कहे कि क्रीमियम युद्ध के दौरान अल्मा की लड़ाई हुआ था, इकमर्न की लड़ाई हुआ था और मैमेलन की लड़ाई हुआ था। इसमें फ्रांसीसी सेना के साथ ये सारी लड़ाई को लड़ी गई थी। ओके, यहाँ पे देखिए 19 जो प्रश्न है कि मंगल पांडे जो थे किस रेजिमेंट से थे। तो मंगल पांडे जो थे वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये इसी से ये संबंधित है। कौन? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब देख लीजिए यहाँ पे मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे और 34वीं जिसको 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिसको BNI के नाम से जानते हैं, इसको इसी से वह संबंधित है। अब मंगल पांडे को देख लीजिए। मंगल पांडे का जन्म जो है 19 जुलाई 1857 को हुआ था नागवा में और इनकी जो मृत्यु हुआ था 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में हुआ था इनका मृत्यु। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे और तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया और जबकि आम हिंदुओं ने उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में आज भी हम लोग उनको बहुत सारे सम्मान देते हैं। ओके, जो 20 प्रश्न है यहाँ पे कि कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर जो होगा सी राइट आंसर होगा नाना साहब थे। कौन थे? तो नाना साहब थे। 21 जो प्रश्न है कि कौन सा राज्य पहली बार चूक के, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो रहा है 17 जो है चूक के सिद्धांत द्वारा इसको
रद्द कर दिया गया था। 17 एक राज्य है। ओके, अब रही बात कि जो चुक का सिद्धांत कौन लाया था, तो भैया डलहौजी की नीति था। चुक का सिद्धांत क्या था? डलहौजी की नीति था। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल 1848 ईस्वी में स्वतंत्र भारतीय राज्यों को रद्द करने के लिए किया गया था। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि यदि आश्रित राज्य का कोई भी शासक निसंतान मर जाता है तो राज्य पर शासन करने का अधिकार वापस या संप्रभु को लैप्स हो जाता है। इस समय उस समय का ये कानून को लाया गया था। ओके, 22 प्रश्न है कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो बिहार में जो है कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में विद्रोह हुआ था। ओके, यहाँ पे देख लीजिए 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह एक नेता थे जो बिहार के उज्जैनीय कबीले के एक महाराज जमींदार परिवार से थे और उन्होंने बिहार और जगदीशपुर में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 23 प्रश्न है कि किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोली मार की घटना देखी गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए जो होगा, राइट आंसर होगा बैरकपुर में। कहाँ पे देखी गई थी साथियों? तो बैरकपुर में। देख लीजिए यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को कलकत्ता में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बाउ को मारा था। ये किनके द्वारा? तो मंगल पांडे ने मारे थे। और मंगल पांडे की जो घटना कहाँ हुई थी? तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी। और इनका जन्म 19 जुलाई 1827 फैजाबाद के सुरपुर शहर में हुआ था। और 1849 में 18 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। और 1850 में सिपाहियों के लिए नई इनफील्ड राइफल भी लाई गई थी 1850 में। 24 प्रश्न है कि बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निवासित किया गया था? कब? तो यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बर्मा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बर्मा, जो रंगून, इसकी राजधानी है रंगून। यहाँ पे युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने बर्मा, जिसको कहा है म्यांमार, भेज दिया गया था, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। 25 प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है किस पुस्तक द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ये बिल्कुल सही होगा, वीर सावरकर। कौन सी पुस्तक द्वारा लिखा गया था? तो वीर सावरकर पुस्तक द्वारा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, इसका नाम भी है ये, इसके द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक जो है 1919 में हालैंड में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 शीर्षक के तहत इसको प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह या सिपाही विद्रोह के राष्ट्रवादी इतिहास पर जोर दिया गया था। ओके, 26 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मंगल पांडे। ओके, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 27 जो प्रश्न है कि 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, अजमुल्ला खान। अजमुल्ला खान ने 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह था उस समय वह नेतृत्व किए थे। देख लीजिए 10 मई 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह यूपी के मेरठ से हुई थी, जिसके बाद बरेली, झांसी, कानपुर और दूसरे शहरों में फैल गई। खान बहादुर खान बरेली में चारों तरफ क्रांतिकारियों का बोलबाला हो चुका था। यहाँ पे जो है रुहेलखंड के नाम से आज भी ये क्षेत्र को जाना जाता है। यहाँ के लोग थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ भी उठाना उस समय शुरू कर दिए थे। 28 प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? कौन से राज्य?
को। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा अवध को उस राज्य से हटा दिया था। ठीक है, अंग्रेज ने अवध पर नवाब के कुशासन के बहाने इस पर कब्जा कर लिया था और अवध पर जो मौजूद था नवाब वाजिद अली शाह द्वारा कुशासन करने के बहाने अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ओके, तब जाकर यहाँ पे ये जो है इस चीज को हटाया गया था। 29 प्रश्न है, ध्यान देखिएगा। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है, राइट आंसर सी हो रहा है बेगम हजरत महल। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल किए थे। ओके, देखिए यहाँ पे लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र ब्रिटिश कद्र की गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना को स्वयं मुकाबला किए थे और अपनी जो संगठन की अभूतपूर्व क्षमता भी उनके पास थी। इसी कारण वे अवध के जमींदार, किसान, सैनिक अनेक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। ओके, यहाँ पे जो 30 प्रश्न है कि झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कोटा की सराय, इस चीज को ध्यान रखना होगा। क्या होगा? कोटा की सराय। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। जो भारत की जो स्वतंत्रता हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई 1857 की जंग में सबसे बड़ी आहुति है वह है ग्वालियर में हुई था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत इसी शहर में हुई थी। कहाँ पे? तो ग्वालियर शहर में। हिरोज की घेराबंदी और संसाधनों की कमी के चलते रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पे घिर गई थी, जिसके वजह से उनको प्राय वहाँ पे क्या किया गया था? हार मान ली गई थी। वहाँ पे घेर लिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हार वहाँ पे मान ली थी। तो आज की क्लास आपको 30 प्रश्नों के साथ कराए हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह का हम लोग कुछ नए नए टॉपिक पर आपको प्रश्न कराते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के बहुत नए प्रश्नों के साथ। और आगे जो लेक्चर आपकी होगी वह प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, बीपीएससी के थ्रू प्रश्न पूछे गए हैं, वह भी आपकी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्लास को भी जरूर आप लोग देखिएगा। तो ठीक है, हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।